चलो फिगर को छोड़ो, सारी बातें कही तेल लेनी। ये बताओ कि चलाने के अंदर कितना आपको मजा आया? आप ये मतलब खुद चला के देखिए, आप इसको दैट्स फाइन। आपने ये कब करवाया है? ये कितने किलोमीटर आपने उसके बाद चला दी है? चेहरे पे स्माइल तो रखती है आपकी ये चलाते हुए थोड़ा। कितना खर्चा कर लिया आपने अभी तक इसमें, मतलब स्टॉक कार को इतने फीचर रिच बनाने के लिए? अराउंड 41,000 42,000 पड़ा था। नमस्कार, हम लोग जो है वो गाजियाबाद आए हुए थे और गाजियाबाद आए हैं इस गाड़ी के लिए, जेटा के लिए। और ये देवराज भाई की गाड़ी है, इन्होंने हमें इनवाइट किया था यहाँ के। हाँ, और बहुत सारी खास बातें हैं इस गाड़ी के साथ। इसका ओनरशिप कॉस्ट कितना आता है, इसका रनिंग कॉस्ट कितना आता है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये जो है इसका जो ECU है वो रीमैप किया हुआ है स्टेज 1 में, कितनी परफॉर्मेंस बढ़ी है वो भी बताएंगे। और थैंक यू देवराज भाई इनवाइट करने के लिए। और आप लोग भी हमें इनवाइट करना चाहते हैं अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, जो नीचे ईमेल आईडी आपको जो दिख रही है वहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, और क्योंकि यहाँ पर यार गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गाड़ी के अंदर ही सारी बातें करेंगे। बाहर हम लोग भी जल्दी के अंदर डिटेल के अंदर चीज़ें नहीं पूछ पाएंगे ना ये बता पाएंगे। तो एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं। इसमें ये सबसे बड़ी इशू रहता है, आप देख लो ये हम्प जो होता है, दिस इज नॉट अ 5 सीटर बाय एनी मींस। बहुत बड़ा हम्प है यार ये तो। हो सबसे पहले तो एक बार गाड़ी का जो है वो आवाज़ सुन लीजिए। मैं एक बार फिर से स्टार्ट करता हूँ गाड़ी, ताकि आपको पता चले कि कैबिन नॉइस जो है वो कितनी आ रही है। वैसे तो थोड़ा सा नॉइस कैंसिलेशन कैमरा भी कर देगा। फिलहाल गाड़ी स्टार्ट है, ठीक ठाक है, वैसे इतना ज़्यादा भी नहीं आ रहा है। AC का बिल्कुल कम किया हुआ है हम लोगों ने। तो चलो एक बार चलाते हैं इस गाड़ी को। अच्छा देवराज, ये बताओ कि कितना टाइम हो गया एक्चुअल में इस गाड़ी को, कब ली थी? और लगभग 1 लाख से तो ऊपर आपने चला ही दी है। और कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस अभी तक का? देखिए, पर्सनली आई एम रियली सेटिस्फाइड। कहने के लिए रीज़न बीइंग, मेरा जो फोकस रहता है वो ड्राइविंग डायनामिक्स पे, ड्राइविंग फील पे फोकस रहता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया पहले कि मेरे पास सियाज भी थी। उस गाड़ी की खास बात ये थी कि दिस इज नोन फॉर फ्यूल इकोनॉमी, तो उसमें से चलाने का मज़ा नहीं था। बाकी हाँ, ये गाड़ी जब से मैं पर्सनली चला रहा हूँ, नो डाउट बहुत अच्छी लगती है। अभी भी आप देख रहे हो चला के 1 लाख चल चुकी है, बट इट गिव्स यू लॉट ऑफ फन। वो कितनी चलाई थी आपने सियाज? हमने ऑलमोस्ट 51 चला के सेल कर दी थी, 2 साल रखी थी गाड़ी। एंड मैंने शॉप के लिए उसमें सनरूफ भी करवाया था, फुल जो आपका OEM सनरूफ होता है। ये मुझे अराउंड 1,70,000 पड़ा था अराउंड कॉस्ट। शौकीन बंदे हैं मतलब। कह सकते हैं। ट्राई करने का था, मैंने ट्राई किया, बट इतना कुछ मुझे सनरूफ में वैल्यू लगी नहीं। सो जैसे इसमें है नहीं तो आई डू नॉट मिस दैट। बाकी कमिंग टू योर क्वेश्चन, गाड़ी हमारे पास ऑलमोस्ट आप मानिए 2018 मिड के अराउंड से है। मेरे फादर के बॉस की गाड़ी थी, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ही इज़ द कंपनी ओनर। तो अभी करेंटली ये सेकंड ओनर नाम है, मेरी मदर के नाम पे है। हमने गाड़ी, मैं पर्सनली जैसे मैंने आपको बताया, मैं 51 के आसपास अराउंड से चला रहा हूँ, तो मेरे यहाँ तो ये 50,000 के ऊपर चल गई है। एंड इन 50,000 किलोमीटर में आई एम फुली सेटिस्फाइड। जानकारी के लिए आपको बता दें, ये 2016 मॉडल है, DSG के साथ, डीजल इंजन के साथ है गाड़ी। और देखिए एग्जैक्ट इसके पावर फिगर वगैरह तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, यही ज़्यादा बता पाएंगे क्योंकि रीमैप करवा रखी है। तो कितना क्या कुछ इसका, देखिए जो स्टॉक फिगर मैं बता रहा हूँ, ये इसका 2 लीटर का इंजन आता है। और ये इंजन आपके पूरे Volkswagen ग्रुप में शेयर है। इसमें जो ट्यून था स्टॉक, ये आपका 140 HP एंड 320 न्यूटन मीटर स्टॉक ये प्रोड्यूस करता था। मैंने अभी इसको रिसेंटली कुछ महीनों पहले, जैसे मैंने आपको बताया, रीमैप किया है। क्वांटम रीमैप इसे कहते हैं, स्टेज 1 है। एग्जैक्ट फिगर तो खैर मैं भी श्योर नहीं हूँ, बट जितना मुझे पता है क्लोज टू 195 के आसपास है पावर। 140 से 195 हुआ है इंक्रीज। एंड आपका जो टॉर्क है 320 से जाके अभी 400। स्टेज 1 में कितना % हाइक हुआ? आप हिसाब कर लीजिए, आपका जो टॉर्क फिगर है ऑलमोस्ट आप मान लीजिए मोर देन 25%, मोर या
चलो फिगर को 45% हुआ। छोड़ो, सारी हाँ। बातें गई तेल लेने। ये बताओ कि चलाने के अंदर कितना आपको मजा आया? आप ये मतलब खुद चला के देखिए, आप इसको दैट्स हाईवे पे फाइन। ले आपने जाइए। ये कब करवाया है? ये कितने किलोमीटर आपने उसके बाद चला दी है? ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 6-7 हज़ार किलोमीटर चल गया हाँ, तो होगा। आपको लगभग आपने 40,000 के आसपास पहले चलाई थी जब नॉर्मल उसमें थी। हाँ, अभी उसके बाद तो आपको कितना फर्क महसूस हुआ? देखिए अभी ऐसा है और इसका ये जो चीज throttle- कितने में करवाई है ये भी बताना आप। हाँ, स्टेज 1 का जो मुझे ये कॉस्ट पड़ा था, इनका स्टेज 1 रिमैप 26,000 रुपए का है ऑल इंक्लूसिव। ठीक है। एंड इसमें जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपका मिड रेंज, ये और ज़्यादा पावरफुल हो गया है। थ्रॉटल रिस्पांस और बेटर हो गया है। बाकी लो एंड में भी थोड़ा फील होता है, पर आपको अगर मेन इसका मज़ा लेना है तो वो आपको पंजा दबा के, जैसे आपके अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, पंजा दबा के चलाना पड़ेगा और आपको हाईवे पे इसको ले जाना पड़ेगा। अच्छा, फ्यूल इकोनॉमी में कितना ड्रॉप आया उसके बाद? देखिए, फ्यूल इकोनॉमी में मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई ड्रॉप नहीं आया, क्योंकि मैं यही बात जिक्र करना चाहूँगा कि वो आपके ड्राइविंग हैबिट के ऊपर एंड आप जो कंडीशंस में ड्राइव कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ये गाड़ी तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। हाईवे पे मैं इसको ले जा चुका हूँ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, वहाँ पे क्रूज कंट्रोल पे रखा हमने 100 पे, 20+ इसने एवरेज निकाला है, जो कि यकीन करने लायक है नहीं। और ऐसा भी हुआ है कि जब सिटी में चलती है तो अराउंड 13-14 दे देती है। अगर आप दबा के चलाएं तो हाँ, ये 10 के आसपास दे जाती है, पर इससे नीचे कभी नहीं गया। 20 के आसपास तक निकाल लेते हैं वैसे लोग, बाकी इतना भी वो नहीं है। और एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, जो ऐसी गाड़ियाँ यूज्ड कार के तौर पे खरीदते हैं, तो उनको मतलब किन किन चीज़ों का ध्यान देना, उनको क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है इन गाड़ियों के साथ, क्योंकि आपने 1 लाख से ऊपर चला ली है। देखिए, सबसे बड़ा ये है, जहाँ तक यूज्ड कार की बात है, ये गाड़ी तो यूज्ड लेने वाली ही गाड़ी है। गाड़ी देखो आपकी 25 लाख की ऑन रोड पड़ती है, ठीक है, पर इसका रीसेल है नहीं। अभी फिलहाल आज के टाइम में इसका जो मार्केट जो रीसेल वैल्यू है, ये 6 लाख से 8 लाख के बीच में है। और तो ये है कि रादर अगर कोई लेना चाहे डेफिनेटली ले सकते हैं। जो पॉइंटर्स मैं दूंगा, एक तो ये है कि आप सर्विस हिस्ट्री प्रॉपर्ली चेक करें। आप ये चेक करें कि प्रीवियस ओनर ने इसकी केयर कैसे की है, सारे सर्विसेज ऑन टाइम की हैं, जो मेन इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो टाइमली ज़रूर करवाया हो, उस पर स्किप ना किया हो। क्योंकि इन गाड़ियों में क्या होता है, मैं फ्रैंकली बताऊँ, गाड़ी वैसे प्रॉब्लम नहीं देती है, स्पेसिफिकली जेटा की बात कर रहा हूँ। अगर आपने कोई चीज़ जो ये टाइम पे मांग रही है आप नहीं करवाते हैं, देन ये आपको फिर प्रॉब्लम देगी और फिर आपको जेब में मोटा खर्चा आएगा। वेयर आउट होने वाले जो पार्ट्स हैं उनकी कॉस्ट बता देंगे जो अभी तक इसमें चेंज हुए हैं। वेयर आउट में मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ। जैसे सबसे कॉमन आपका ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क हो गया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क इसका अभी तक सिर्फ एक बार चेंज हुआ है। दोनों ब्रेक डिस्क आपका सामने का सेट 7,000 का अराउंड पड़ता है, पीछे का 4,000 पड़ता है। ब्रेक पैड अराउंड आपकी 6,000 और 5,000 के बीच में पड़ता है, आगे पीछे। और मैंने लगभग चेंज करवाया होगा, एक सेट मैंने शायद 67 अराउंड चेंज कराया था और दूसरा सेट मैंने 90,000 वाली सर्विस में चेंज किया था मैंने। मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से प्यार से चलाते हैं आप गाड़ी। देखिए, जहाँ तक जेटा की बात है, इन गाड़ी में आप अगर वैसे फिजिकली चेक करें, पैड और डिस्क आता बहुत थिक है और क्वालिटी वो हाई क्वालिटी वाला आता है। तो इसमें वेयर आउट होता भी इतनी जल्दी नहीं है। आप हाँ, चलाने पे तो डिपेंड करता ही है, बाकी इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट नहीं मांगती है। तो आपका जो कॉस्ट है अगर ज़्यादा भी है, अगर इन केस कंपोनेंट्स का, वो आपका इट स्प्रेड्स ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ किलोमीटर्स। यार एक बात बताइए कि नॉर्मल सर्विस कितनी महंगी, मान लिया कि इसकी रीसेल इतनी बढ़िया नहीं है, बंदा खरीद लेगा, लेकिन उसको सर्विस भी तो करवानी पड़ेगी। नॉर्मल सर्विस कितने की पड़ती है? देखिए, मैंने अभी तक एक बार भी बाहर सर्विस नहीं करवाया। मैं हमेशा फोक्सवैगन ऑथराइज सर्विस सेंटर से करवाता हूँ। वहाँ पे जो ऑयल चेंज होता है, नॉर्मल ऑयल फिल्टर चेंज जो आपकी नॉर्मल सर्विस है हर 15,000 किलोमीटर पे होती है, वो मुझे विद डिस्काउंट ही बता रहा हूँ, मुझे 12.5-14 के आसपास गया है। 14 से 15 ऐसे आता है, बाकी डिस्काउंट करके जैसा मैंने आपको बताया 12.5-13 हो जाता है। सबसे महंगी सर्विस कितने की पड़ी इसकी? देखिए, सबसे महंगी सर्विस मेरी मैं अगेन वही बता रहा हूँ, 90,000 पे मैंने करवाई थी। तो उसमें तो खैर आपका टाइमिंग बेल्ट, आपका ये वाटर पंप और ब्रेक डिस्क वगैरह चेंज हुए थे, तो वो
ऑल टोटल अराउंड 39,000 आई थी। पर उसमें आप ये भी देखिए कि वो कंपोनेंट्स वगैरह भी उसके एक्स्ट्रा कॉस्ट हैं, वो अगर हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं तो ऑयल चेंज जो आपकी हर 15,000 पे है वो 14 के आसपास ही रहता है, उससे ऊपर कभी नहीं है। बाकी सस्पेंशन वगैरह में अभी तक कोई दिक्कत वगैरह ऐसी आई है? देखिए सस्पेंशन जहाँ तक मैं बताता हूँ पीछे का तो बिल्कुल अनटच्ड है। सामने मैंने पूरा करवाया था, उसमें क्या था, उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। मेरे फ्रेंड्स हैं जो इंडिपेंडेंट गैराज चलाते हैं, उन्होंने बोला था इसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं, बट मैंने सस्पेंशन पे मेरा बिल जो आया था वो अराउंड 80,000 का, मतलब विद डिस्काउंट में 72,000 पड़ा था। पूरा मैंने चेंज करवाया। वो मुझे अभी लगता है कि शायद पैसे बेकार खर्च किए, बट वो ठीक है, अब वो तो हमारे हाथ में नहीं है। बाकी हाँ, गाड़ी जो है अभी फिलहाल शॉकर का ये काम मांग रही है, 1 लाख के ऊपर चल चुका है। वो भी पार्ट्स अभी इन ट्रांजिट है, आ जाएंगे जैसे मैं करवा लूँगा, और वो भी मैं अपग्रेड करवा रहा हूँ एक्चुअली। तो देखो खर्चे तो बहुत हैं इस गाड़ी में, ठीक है। अगर कभी पार्ट्स रिप्लेसमेंट वगैरह होता है तो नॉर्मल गाड़ियों के कंपैरिजन में खर्चा ज़्यादा आता ही है, लेकिन कहने का मतलब ये भी है कि लेकिन टाइम लगता है उसमें। ऐसा नहीं है कि हर मतलब 20-30 हज़ार किलोमीटर में आपको एक मोटा खर्चा देगी। इनको मोटा खर्चा दिया था 90,000 किलोमीटर पे। 25 लाख की ऑन रोड पड़ती है गाड़ी, सर्विस है। हाँ मेजर सर्विस थी। 25 लाख की ऑन रोड पड़ती है, तो उस हिसाब से ठीक है सर्विस कॉस्ट इसका। कैसी लग रही है? जबरदस्त लग रही है यार मेरे को तो। मतलब आप डी मोड में चला रहे हो? अभी मैं एस में भी लगाया था मैंने। नहीं, आप इसको मैनुअल मोड में भी चला सकते हो, तो उसमें पैडल शिफ्टर अच्छा है। पैडल शिफ्टर का कितना, वही मैं पूछने वाला था, कितना यूज करते हैं आप? सी इसकी एक्चुअली शिफ्ट पॉइंट्स इतने वेल कैलिब्रेटेड हैं कि मुझे पैडल शिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती। कहाँ मैं बताता हूँ इसका मजे आते हैं। ये डाउन शिफ्ट नहीं करती, इसकी एक ये गियर बॉक्स की मैकेनिज्म है, या आप बोलो शिफ्ट पैटर्न है। ये कभी भी आप जैसे ट्रैफिक में भी चले जाओ ना, डेड स्पीड बिल्कुल, ये सेकंड पे रह जाती है। क्लच प्लेट को घिसती रहेगी अंदर, इसका जो डुअल क्लच का DSG का है, ये कभी फर्स्ट पे नहीं जाएगी। तो मैं उसको मैनुअल मोड में शिफ्ट करता हूँ। और या तो जैसे पहाड़ों में हम चलते हैं, हिल्स में ड्राइविंग कर रहे हैं, वहाँ पे इंजन ब्रेकिंग जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे मैं जरूर पैडल शिफ्ट यूज करता हूँ। अच्छा, DSG में बहुत प्रॉब्लम्स आती है अभी तक, इससे मैं रिलेटेड आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। ये जो मेरी गाड़ी में है ये है DQ250। इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्लच पैक इसमें ऑयल के अंदर सबमर्ज रहता है, और इसका एक ऑयल चेंज होता है। इसका हर 4 साल या 60,000 किलोमीटर पे इसका ऑयल DSG ऑयल चेंज भी होता है। वो मैंने आपको बताना भूल गया था। वो मुझे कॉस्ट जो पड़ती है सर्विस सेंटर पे लगभग 12,500 रुपये पड़ता है, क्योंकि उसमें 6 लीटर ऑलमोस्ट ऑयल जाता है। बाकी इसका फिल्टर भी चेंज होता है, और इसका गियर बॉक्स बहुत रिलायबल है, आज तक एक काम भी नहीं मांगी। और आप कहीं से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वाला जो मॉडल है DQ250 स्पेसिफिकली 6 स्पीड गियर बॉक्स, इसमें कभी दिक्कत नहीं आती। जो दिक्कत आती है वो है 7 स्पीड DQ200। आज के दिन अगर इस गाड़ी को निकालते हैं आप, हाँ, कितना मिल रहा है? देखिए रीसेल जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि इतना कुछ खास अच्छा है नहीं। मैंने इवैल्यूएशन करवाया था एक जगह पे, वहाँ पे मुझे 5.2 के समथिंग आसपास मुझे कोट किया था। बाकी अगर हाँ मैं अगर इवन OLX या कहीं ऐसे खुद प्राइवेट पे निकालूंगा तो 6 से 7 लाख में भी एट मैक्स में भी 8 तक जाए। बट मैं निकालने के मूड में हूँ नहीं, मतलब ये गाड़ी निकालने वाली है नहीं। वही पूछ रहा था कि लगवाई क्यों, और फिर इसके बाद कौन सी लेने वाले हो? देखिए ऐसा है, जिन्होंने गाड़ी जेटा जिनके पास रह चुकी है, जिन्होंने अपग्रेड किया, सबके सब BMW में गए हैं। तो जब बजट होगा अपना तो हम भी BMW में ही जाएंगे। तो यार देखो, बड़ी जल्दी आप 100+ चले जाते हो इस गाड़ी के ऊपर, और फिर उसके बाद भी मतलब आपको ऐसा लगता है कि अच्छा 100 चलेगी ये गाड़ी। तो ये चीज़ है इसमें, बड़ी चिपक करके चलने वाली गाड़ी है, शानदार गाड़ी है, मज़ा आता है ड्राइव करने में इसको। पीछे बैठने में मेरे को नहीं पता कितना मज़ा आ रहा है आपको। देखिए बैक सीट पे तो मैं बहुत ज़्यादा बैठता नहीं हूँ, कि ड्राइव मैं ही स्पेसिफिकली करता हूँ। बाकी हाँ बैक सीट कंफर्ट में भी ठीक है। ये क्या है, क्योंकि ये फर्म गाड़ी है, इसका सस्पेंशन इज ऑन द फर्मर साइड, तो ये वैसे अगर बहुत स्लो स्पीड पे गड्ढों पे चले, गट वो हो सकता है आपको फील होगा, लेकिन हाईवे पे जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा फिर ये उतनी ज़्यादा स्टेबल, उतनी ज़्यादा आपको कंपोस्ट फील होगी। जो आपका स्टीयरिंग है ये भी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हाँ, ये भी इनका डायनामिक स्टीयरिंग सिस्टम है। ये विद स्पीड ये अपना रिस्पांस बदलता रहता है। स्टेज नेक्स्ट स्टेज कब है, कब का प्लान है रीमैपिंग का? कुछ और भी मॉड करवाओगे इसमें? देखिए मॉड्स तो
माइंड में है। इसमें क्या है, डीजल गाड़ी है तो स्टेज 2 पे जाने का, क्योंकि स्टेज 2 आपका एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन होता है, ब्रेक्स भी होंगे आने वाली स्टेज में। इसमें मैंने जो प्लान किया है, मैं डायरेक्ट स्टेज 3 जाऊंगा एज पर माय फ्रेंड्स एंड बाकी एक्सपर्ट एडवाइस के थ्रू। इसमें टर्बो चार्जर अपग्रेड करने का प्लान है और कुछ रिलेटेड कंपोनेंट्स जैसे इंटरकूलर, बिग ब्रेक किट वगैरह वो करूँगा डिपेंडिंग ऑन बजट एंड टाइम। उससे आपकी कोई वाइब्रेशन वगैरह या ऐसी चीजें बढ़ी हैं क्या गाड़ी के अंदर? देखिए, इस गाड़ी में जो है जो फ्लाईव्हील है वो डुअल मास फ्लाईव्हील आता है, तो वाइब्रेशन तो इसमें काफी वेल कंट्रोल्ड है। और इसका जो इंजन नोट भी है इट्स ऑन द स्पोर्टियर साइड, तो मुझे तो कभी इरिटेटिंग लगा नहीं कि डीजल गाड़ी है, मुझे कभी भी इरिटेटिंग फील नहीं होता। अड़ती है कि नहीं अड़ती है नीचे से? जैसे कि देखिए, अभी ध्यान आया इससे मेरे। चेसी पे तो कभी इसने अड़ती नहीं है, पर इसका मड फ्लैप जरूर टूटते हैं। यार बाकी तो बताने की जरूरत है नहीं, अगर आपसे कोई 24-25 लाख रुपए लेता है तो लग्जरी तो देगा गाड़ी के अंदर, सिंपल सी बात है। साथ के साथ बहुत ही बैलेंस गाड़ी और मजेदार। बट DSG इनका तो था ही फेमस ये वाली चीजें। आप पीछे 3 बंदे के कंफर्टेबल बैठ जाते हो क्या? है? मेरे ख्याल से तो ये 4 सीटर गाड़ी है। आप कई बार फैमिली में होता है यार, 5 बंदे जा रहे हैं एक साथ। और देखिए, इसमें क्या है जो है कि आपका सेंट्रल एक टनल है, ये हम काफ़ी ऊंचा है, तो इसमें आपको बैठने के लिए प्रॉब्लम ये है, आपको दोनों साइड, इसके हम के दोनों साइड आपको पैर रखने पड़ेंगे। फीचर्स के मामले में ये फीचर डेफिसिट कार है। इसमें रिवर्स कैमरा भी नहीं आता था, वो भी मैंने करवाया है। तो फीचर्स उतनी ज़्यादा खैर ये देती नहीं है प्राइस के हिसाब से, बट हाँ, इसकी जैसे मैंने पहले ही बताया प्लस पॉइंट है ड्राइविंग फील, सेफ्टी और VW की बिल्ड क्वालिटी। शौकिया तौर पे अगर आप एंथुसियास्ट हैं, आपके पास अच्छा बजट है और आपको पता है कि आपको पता भी रहेगा कि VW की गाड़ियों में इतना कुछ खर्चा होता है, तो शौकिया तौर पे ले सकते हैं आप इसे बिना किसी परेशानी के। बाकी कंफर्ट ठीक ठाक है, थोड़े से हार्ड है सस्पेंशन, उसका भी फ़ायदा मिलता है आपको हाईवेज़ में, ठीक है। जिस चीज़ के लिए बनी है वो कम्प्लीटली जो है ना, जो पैकेज जो है वो प्रॉपरली डिलीवर करती है। और अगर आप यूज़ में जाते हैं, अच्छी खासी कंडीशन में आपको मिलती है, तो बिना ज़्यादा पैसा खर्च करे आप प्रॉपर मज़े ले सकते हैं एक फन टू ड्राइव कार के। एक पॉइंट आपको ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, बहुत एंथुसियास्ट कहते हैं ये VW की सबसे रिलायबल कार है इंडिया में, सबसे कम प्रॉब्लम देने वाली कार है। लेकिन आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि भैया खर्चा कितना करवाती है, ठीक है। आपके मतलब कि कम पैसे में मिल तो जाएगी, लेकिन आपके फिर सर्विस तो उसी के अकॉर्डिंग ही करवाएगी ना यार वो। कहते हैं ना, जो मेंटेनेंस होती है, जर्नल मेंटेनेंस, उसी में ज़्यादा खर्चा आ जाता है उसमें। और ये 25 लाख की गाड़ी है, तो उस हिसाब से एक्सपेक्ट भी करना चाहिए आपको खर्चा। और जिन लोगों को इस चीज़ का पता है ना, वो ज़्यादा शिकायत भी नहीं करते इसकी, क्योंकि उनको पहले से पता होता है भाई ये चीज़ तो होगी, लेकिन वो फिर मज़ा लेते हैं दूसरी तरह का। सिंपल चेहरे पे स्माइल तो रखती है आपकी ये चलाते हुए। कितना खर्चा कर लिया आपने अभी तक इसमें, मतलब स्टॉक कार को इतने फीचर रिच बनाने के लिए? देखिए, फीचर्स तो खैर बहुत ज़्यादा ऐड हुए नहीं हैं। मेन आपका ऑटो पार्किंग एक था जो रेट्रोफिट किया, तो ऑटो पार्किंग प्रॉपर है, मतलब कारगर है ये? देखिए, कारगर से ज़्यादा मैं तो इसको फैंसी फीचर बोलूँगा। बट हाँ, ये कहाँ पे काम आता है कि जहाँ बहुत टाइट पार्किंग स्पेस है, ये आपकी गाड़ी अनपार्क भी कर देती है, पार्क भी कर देती है। कई बार होता है कि आप श्योर नहीं होते कि हाँ इतने में गाड़ी कट जाएगी, इतने में लग जाएगी, तो वहाँ पे गाड़ी अपने आप स्टीयर करके निकाल लेगी आपको। ये आपने ऑटो पार्किंग का लगवाया, उसके ऊपर कितना खर्चा किया? देखिए, मैंने किट तो खैर आप जानते हैं ज़्यादातर ये चाइना से मिल जाती है, मैंने चाइना से इंपोर्ट करवाया था, एंड विद लेबर और इंस्टॉलेशन मुझे अराउंड 42,000 पड़ा था। सॉफ्ट टच। और कोई विशेष बात जो इसके साथ जुड़ी हुई आप शेयर करना चाहते हैं भाई इस गाड़ी के बारे में? मुझे तो इस गाड़ी की सबसे अच्छी पॉइंट लगती है सेफ्टी। मेरी गाड़ी जो है ये 2 बार हिट हुई थी
पर इस गाड़ी की एक खास चीज़ है कि इसने ऊपर लगी तो हाँ खर्चा आया नो डाउट। आपका विंडशील्ड वगैरह टूट गया था, मैं इसको ड्राइव करके ले गया कोलकाता, उस कंडीशन में थी एंड मैं ज़िंदा हूँ और एयर बैग नहीं खुले और बहुत सेफ कार है। इसकी बिल्ड क्वालिटी नो डाउट 12-13 लाख के अंदर आपको मिली होगी ये उस टाइम। 10 लगा लेते हैं मोटा मोटा राउंड फिगर में, लगा लें? हाँ लगा सकते हैं। हाँ, तो इतने में नई गाड़ी के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब आपको ऐसा लगा? देखिए पॉइंट ये है कि आप 10 लाख रुपए गाड़ी में लगा रहे हैं। हाँ। आपको आजकल एसयूवीज का मिनी स्मॉल एसयूवीज का क्रेज चला है, ले सकते हैं गाड़ी नो डाउट, लेकिन ऐसा है कि आपको ये गाड़ी जो फील देगी ना, आपकी बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी, ड्राइविंग, वो आपको वो गाड़ी दे नहीं सकती। आज का जो वीडियो है आप इसी तरीके से लीजिएगा कि अगर आप 10 लाख के आसपास कोई यूज्ड गाड़ी लेते हैं इस टाइप की, तो कितना खर्चा आएगा उसके अंदर, सर्विस वगैरह के ऊपर, आप क्या क्या कलाकारी उसके साथ कर सकते हैं, अपने शौक कैसे पूरे कर सकते हैं उसके साथ, वो सारी चीजें। खरीदने का खर्चा कम है, इसकी रनिंग कॉस्ट भी कम है क्योंकि ये डीजल इंजन है, अच्छा एवरेज भी निकालती है, बट पालने का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है और वो आप अपने शौक के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो बिल्कुल जाइए भाई साहब, मज़ा आएगा पूरा। बात तो इनकी भी ठीक है यार, 10 लाख के अंदर स्विफ्ट या मतलब कोई भी गाड़ी लगा ले, स्विफ्ट नहीं सियाज लगा ले या हुंडई की लगा ले, भाई सिर्फ मारुति को नहीं कह रहे हम लोग, ठीक है, उसकी बजाय तो ज़्यादा आपको सेफ भी रहेगी, सॉलिड भी रहेगी, गाड़ी का एक स्टेटस सिंबल भी बनेगा, मतलब तो वो सारी चीज़ें जो है ना मिल जाती है एक तरह से, तो थोड़ा सा खर्चा आप करवाती रहेगी तरफ से। अच्छा ये बताओ, निकालने का मूड है क्या? अभी तो बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातों में पूरा ज्ञान मिल गया होगा कि ये कैसी गाड़ी होती हैं, कितना ये खर्चा करवाती हैं, ठीक है, आपको लेनी चाहिए या दूसरी कोई नई गाड़ी के ऊपर चले जाना चाहिए, वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप निश्चित तौर पर हमें जो है वो पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है वहाँ पर, और नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं वैसे आप। और अगर आप भी चाहते हैं अपनी किसी गाड़ी का जो है एक ओनरशिप एक्सपीरियंस आप शेयर करें हमारे जो दर्शकों के साथ, तो दी गई ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं, चाहे गाड़ी कितनी भी सेफ हो, कितने स्टार लेकर के आए, लेकिन सीट बेल्ट वगैरह जरूर डालिएगा। 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच देवराज भाई।